सुबह सुबह अखबार को हाथ में लिया तो दहेज की भारी मांग के कारण सगाई टूटने पर युवती ने कर ली आत्महत्या। अखबार में छपी हेडलाइन पर मेरी नज़र पड़ी, जिसे पढ़कर मेरा मन भारी हो उठा। वही पुरातन खबर जो प्रायः सुर्खियां बनती हैं और वर्षों से बनती चली आ रही हैं। न जाने इसका अंत कब होगा। अखबार में छपी इस खबर ने एक बार फिर हमारी सहेली ज्योति की कहानी याद दिला दी। ज्योति की कहानी कोई कपोल कल्पित कथा नहीं, सच्चाई है। वर्षों पहले की घटना आज मेरी आंखों में आंसू बनकर छलक उठी। उस सुबह 4 बजे फ़ोन की घंटी ने मुझे हड़बड़ाकर उठा दिया था। कॉल रिसीव किया तो उधर से खबर मिली, हेलो अनामिका दीदी। मैंने कहा, हाँ मैं अनामिका ही बोल रही हूँ। ज्योति दीदी नहीं रहीं, उसने आत्महत्या कर ली। मैं उनकी छोटी बहन ममता बोल रही हूँ। क्या? ज्योति की आत्महत्या की खबर से मेरा सर्वांग सिहर उठा था। ज्योति मेरी बचपन की सखी थी, एकदम हंसमुख, मिलनसार, जिंदा दिली से भरपूर। कॉलेज में भी हम दोनों साथ में थे। मैं हिंदी ऑनर्स की छात्रा थी और वो गणित की। ऐसी अभिन्न मित्रता जैसे 2 शरीर और एक प्राण। अनामिका, हम दोनों कभी जुदा नहीं होंगे कहने वाली ज्योति इस तरह अचानक मुंह मोड़कर उस दुनिया में चली जाएगी जहां से कोई वापस नहीं लौट सकता। मेरे जहन में इसकी कल्पना तक नहीं थी। मैं भागी भागी ज्योति के घर पहुंची। आंगन में ज्योति का नाश्वर शरीर रखा हुआ था। परिजनों का हृदय विदारक रुदन सबको पीड़ा से जड़ बना रहा था। मुझे देखते ही ज्योति की माँ चीख पड़ी, अनामिका, तेरी सहेली हम सबको दगा दे गई। मैं मूक बधिर सी बैठी थी। संतावना के सारे शब्द न जाने कहाँ विलुप्त हो गए थे। जमीन पर पड़ी गहरी नींद में सो रही ज्योति का मासूम चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे अचानक वो खिलखिलाती हुई उठ जाएगी और कहेगी, डरा दिया ना। उसके नीले पड़ते चेहरे को एकटक निहारती मैं गहरी सोच में डूबती चली गई। हंसमुख, चंचल और बेहद सुंदर ज्योति अपने मृदु व्यवहार से सबके दिल में घर कर जाती थी। दूसरों की आवाज़ की नकल करने में इतनी माहिर कि मेरी माँ भी उसकी आवाज़ सुनकर समझती कि मैं बोल रही हूँ। कुशाग्र बुद्धि, सुघड़, मिलनसार ज्योति की खुशियों को उस ही दिन से मानो ग्रहण लग गया था जिस दिन उसका विवाह अखिलेश के साथ तय हुआ था। विवाह तय होने पर भावी खुशनुमा जीवन की मधुर अनुभूति ने उसके मासूम हृदय पर जो मीठी सी दस्तक दी थी, वो कल गहरे घाव में बदल उसका जीवन ही लील जाएगी। ज्योति को इसका तनिक भी आभास न था। उसने जब अपने भावी पति अखिलेश के बारे में मुझे बताया था, तब उसके मुखड़े पर प्रतिबिंबित लज्जा की लाली और आंखों की चमक में बहुत कुछ कौंधा था। उसकी आशाएं, सपने, उसकी प्रतीक्षा मानो मुखर हो उठी थी। वो MBA करके मुंबई की एक बड़ी कंपनी में काम करते हैं। अपना फ्लैट, कार, सब कुछ है। वो बहुत सुंदर हैं। उसकी पलकें लाज से भारी हो उठी थी। हाँ भाई, अब तो तुझे ससुराल और अपने उनके सिवा कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। इतने बड़े घर की बहू जो बनने जा रही है, लगता है शादी के बाद तू मुझे भी भूल जाएगी। मैंने मीठी चुहल की तो वो बेसाख्ता मेरे गले से लिपट भीगे स्वर में बोली, कैसी बातें करती है नीरू। मैं और तुझे भूल जाऊं, दुनिया इधर की उधर हो जाए, पर ये कभी नहीं हो सकता। एक तो तू ही है जिससे मैं सारा दुख दर्द बांट सकती हूँ। कितना गलत कहा था ज्योति ने। कहाँ बांट पाई वो अपना सारा दुख दर्द। अगर मुझे उसकी खंडित मानसिक दशा का जरा भी अनुमान होता तो क्या आज वो सारे रिश्ते नाते तोड़ जा सकती। भीषण आर्तनाद, भारी विलाप के स्वर ने मेरी सोच पर विराम लगा दिया था। ज्योति का पार्थिव शरीर 4 कंधों पर चढ़कर अंतिम यात्रा हेतु तैयार था। हे ईश्वर, जो कुछ ज्योति के साथ घटा किसी भी लड़की के साथ ना घटे। मन ही मन प्रार्थना करती मैं जार जार रो पड़ी थी। हृदय वेदना से फटा जा रहा था और भीगी आंखों में बीती घटनाएं पुनः चलचित्र की भांति नृत्य कर उठी थी। अपनी सगाई के दिन कितनी खुश थी ज्योति। सबकी नज़रें बचाकर वो बार बार ड्रेसिंग टेबल की दराज में रखी अखिलेश की तस्वीर निहार रही थी।
उसकी यह हरकत मेरी दृष्टि से छिपी नहीं थी और चोरी पकड़ी जाने पर कितनी लजा गई थी वह, और मैं दिल खोलकर हंस पड़ी थी। अखिलेश और उसके परिवार वालों को देखकर सबने ज्योति के भाग्य को सराहा था। माता पिता, 2 छोटी बहनें, एक छोटा भाई, भरा पूरा परिवार था अखिलेश का। अब ज्योति प्रायः सपनों की मादक दुनिया में खोई रहती। 2 महीने बाद शादी की तिथि निर्धारित हुई थी। एक दिन वह मेरे घर आई तो उसके सुंदर मुखड़े पर विषाद की गहरी बदलियां देख मैंने टोका था, क्या हुआ ज्योति? अनामिका क्या बेटी के रूप में जन्म लेना पाप है? ये तू क्या कह रही है? मैं हतप्रभत थी। लड़कियों के गुण, उनकी शिक्षा, आचार व्यवहार, सब कुछ रुपयों के आगे गौड़ क्यों समझ लिए जाते हैं? अगर अखिलेश एक अच्छे उपयुक्त वर हैं तो क्या मैं भी उनके योग नहीं हूँ? आखिर हुआ क्या? उन लोगों ने 7 लाख कैश और एक मारुति वैन मांगी है। पता है मुझे उदास देखकर पापा ने क्या कहा? बोले, बेटी मन में कोई अपराध बोध मत पालो, ये समाज की रीत है। पिता का फर्ज है तुम बस आने वाले खुशनुमा भविष्य के बारे में सोचो। पर अनामिका, आज मुझे अपने अस्तित्व पर शर्म आ रही है। पापा घर के बगल की 4 कट्टा जमीन भी बेच रहे हैं जहाँ हमारा बचपन खेलते कूदते घरौंदे बनाते गुजरा है। वो फूट फूट कर रो पड़ी थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था मैं उसे कैसे संतावना दूं। मैं भी तो एक लड़की थी, उसी की तरह विवाह की दहलीज पर खड़ी, भविष्य के सुंदर स्वप्न बुनती, पर भीतर से भयभीत। समाज, रीति रिवाज, इन सब चीज़ों से मुझे भी तो 2-4 होना पड़ेगा, ये सोचती गहरी व्यथा से प्रत्यक्ष साक्षात्कार करती वक्त अपनी गति से बीतता रहा। ज्योति की विवाह की तिथि विभिन्न कारणों से टलती रही। एक दिन मैंने पूछा तो वो फट पड़ी। अब मैं क्या कहूँ? मेरे भाभी ससुर जी का कहना है पहले उनकी बेटी का ब्याह होगा फिर हमारी शादी होगी। पापा बता रहे थे हमारे दिए रुपए ही उन्होंने अपनी बेटी के ससुराल वालों को दिए हैं। अच्छा, कब होगी तेरी ननंद की शादी? दिसंबर में। इसका मतलब है जनवरी फरवरी में तेरे ब्याह की मिठाई खा सकूंगी, है ना? मैंने हंसकर कहा था तो वो भारी स्वर में बोली थी, पता नहीं इंसान जो सोचता हमेशा वही नहीं होता। वक्त कभी कभी हर मोड़ पर परीक्षक की तरह खड़ा मिलता है। न जाने ज्योति को अभी कितनी परीक्षाओं से गुजरना था। इस बीच एक ऐसी घटना घटी जिसने ज्योति को तोड़कर रख दिया। एक सुबह उसके भाभी ससुराल से फोन आया कि गाड़ी और शेष 2 लाख रुपए जो विवाह के समय देने थे सप्ताह भर के भीतर दे दिए जाएं, तभी विवाह की तिथि तय होगी। ज्योति के पिता ने बार बार विनती की कि वह अतिशीघ्र सब कुछ दे देंगे। शादी जल्द से जल्द नहीं हुई तो लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे। समाज और रिश्तेदारी में भी विभिन्न तरह की बातें उठेंगी। लगभग 1.5 वर्ष से केवल तिथियां ही दी जा रही हैं, पर अखिलेश के पिता की एक ही जिद थी, अभी सब कुछ दे दिया जाए। जून के पहले सप्ताह में शादी जरूर हो जाएगी। ज्योति के पिता मजबूर थे। मन में विचारों का बवंडर उठ खड़ा हुआ था। आखिर क्यों बार बार शादी की तिथि बढ़ाई जा रही है? लड़का सगाई के बाद ना तो एक बार भी आया है, न कभी फोन या पत्र के माध्यम से संपर्क हुआ है। ऊपर से बार बार रुपयों की मांग। कोई संवेदना, कोई गहन विचार नहीं। बेटी की चिंता उन्हें घुन की भांति अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। चिंता का परिणाम ये हुआ कि अचानक गहरे मानसिक तनाव के कारण हृदयाघात से मौत। इस घटना से पूरा परिवार सन्न रह गया और पिता की असमय मौत के लिए स्वयं को ही जिम्मेदार मानने वाली ज्योति पर कटे पंछी की तरह मर्मांतक पीड़ा के आघात सागर में डूबती चली गई। ज्योति के पिता की मृत्यु का समाचार सुनकर उसके भाभी ससुराल वाले भी मातमी पूर्वसी के लिए आए तो समाज के गणमान्य लोगों ने भी जल्द से जल्द विवाह संपन्न कराने की बात कही। पर जिस व्यक्ति के मन में जीवित व्यक्ति के प्रति कोई संवेदना न हो, उससे मृत व्यक्ति की आत्मा की शांति हेतु उपाय करने की याचना करना भी सर्वथा गलत साबित हुआ। दबी जुबान से ही सही, पर ज्योति के ससुर ने स्पष्ट कह दिया, हमने जो कहा उसे तो आपको मानना ही होगा। आप जल्द से जल्द व्यवस्था करें। अखिलेश दशहरे की छुट्टियों में आ रहा है, शादी भी हो जाएगी। ज्योति की माँ और बड़े भाई का बुरा हाल था। ज्योति के बाद उसकी छोटी बहन ममता का विवाह भी करना था। कैसे सारी व्यवस्था होगी, ये कराल प्रश्न मुंह बाएं खड़ा था। आखिरकार तय हुआ कि ज्योति के पिता के प्रोविडेंट फंड और गांव की पुश्तैनी जमीन बेचकर किसी तरह ज्योति का विवाह कर दिया जाए। इन सारे घटनाक्रमों के बीच ज्योति जलबिन मछली की तरह तड़प रही थी। मैं ज्योति की आंतरिक वेदना से अनभिज्ञ नहीं थी। पल पल रिश्ते टीसते उसके घावों की पीड़ा को मैंने भी महसूस किया था। एक दिन वो घर आई तो उसके पिता की मौत पर दुख प्रकट करने के लिए फ़ोन किया था। आहत ज्योति ने विहल होकर मुझसे कहा था, लगता है अखिलेश पिता के दबाव में आकर शादी कर रहा है। सूखी सी संवेदना प्रकट की उसने। उसके शब्दों में वेदना या प्रेम की ऊष्मा लेश मात्र न थी। ऐसा लगा
मानो कर्तव्य निभाया हो। ज्योति की बातें कई प्रश्नों को जन्म दे रही थी। अंतर मन में गूंजती प्रश्नों के घेरे में कैद वो तड़प रही थी। धीरे धीरे उसने घर से बाहर निकलना भी छोड़ दिया था। लोगों की भेदती नज़र, कई निरर्थक ठोई प्रश्न उसकी पीड़ा को द्विगुणित जो कर देते थे। एक दिन उसके सारे सवालों के हल अचानक मेरे सामने आ खड़े हुए। मेरा मौसेरा भाई मुकुल, जो मुंबई में नौकरी करता है, 3 साल बाद घर आया तो हम सब बहुत खुश हुए। बातों ही बातों में पता चला कि अखिलेश उसका जिगरी दोस्त है। बेचारा माँ बाप ही दुश्मन बने हुए हैं उसके। एक तो बिना उससे पूछे उसकी शादी तय कर दी, ऊपर से लाखों रुपए दहेज के लिए ले लिए। मैंने बीच में ही बात काटते हुए पूछा, तू शादी क्यों नहीं कर लेता? वो एक महाराष्ट्रियन लड़की से, जो उसकी सहकर्मी भी है, प्रेम करता है। अगर किसी से प्रेम करता था तो माता पिता को अंधेरे में क्यों रखा? उसने सारी बातें परिवार वालों को बता दी थी, पर घर वाले इस विजातीय विवाह के लिए राजी नहीं थे। अखिलेश की माँ ने अन्न जल त्याग दिया, जहर खा लेने की धमकी दी, तो वो बेमन से लड़की देखने को तो सहमत हो गया, पर साफ साफ कह दिया उसे सोचने के लिए वक्त चाहिए, बिना उससे पूछे बात आगे ना बढ़ाई जाए। फिर मेरे मन में तेज आंधियां और शोर मचाने लगी थी। फिर क्या? अब वो ठान कर आया है कि शादी नहीं करेगा। उसे इस बात पर बेहद गुस्सा आया है कि लड़की वालों से रुपए लेकर उसकी बहन की शादी में भी खर्च कर दिए गए और उसे कुछ पता भी नहीं चलने दिया। शायद उसके पिता के मन में भय था कि अगर अखिलेश ने प्रेम विवाह कर लिया तो अपनी बेटी के विवाह के लिए वो लाखों रुपए कहाँ से लाएंगे। सच कहता हूँ अनामिका, अखिलेश जैसा लड़का लाखों में एक होता है। वो तो माता पिता की बात मानकर अपने प्रेम की भी बलि देने को तैयार था, पर पिता ने उसे मोहरा बनाकर अपना मतलब साधा है। ये बात उसे भीतर तक दंश दे गई है। अगले महीने वो उसी महाराष्ट्रियन लड़की से कोर्ट मैरिज करने वाला है। मुकुल भैया ने बताया तो मेरे पांव तले जमीन खिसक गई। ज्योति का भोला चेहरा आंखों में घूमने लगा। मन का गुबार शब्दों के रूप में बह निकला। भैया, कभी सोचा है बाप बेटे की तरकार की चक्की में आखिर पिसेगी तो एक मासूम निर्दोष लड़की ही ना। सगाई के 1-1.5 साल बाद शादी टूट जाने पर लड़की पर क्या बीतेगी? समाज में उसकी बदनामी का जिम्मेदार कौन होगा? कितने लोग सच्चाई जान पाएंगे? लड़की के माथे ही कोई ना कोई दाग लगा दिया जाएगा। मन में वेदना का बवंडर समेटती मैं ज्योति के घर पहुंची। एक कटु सत्य बताने के लिए मन ही मन हिम्मत जुटा रही थी कि ज्योति की माँ ने बताया रुपयों की व्यवस्था कर ली गई है। गांव वाला घर गिरवी रखकर मैं आगे सुन नहीं सकी और वो सब कुछ बताती चली गई जो मुकुल भैया से पता चला था। ज्योति की माँ हतप्रभ रह गई थी और ज्योति का गोरा मुखड़ा फांसी की सजा पाए कैदी की तरह स्याह हो गया था। हे भगवान, ये तो नीचता की हद हो गई। अब क्या होगा? कहते हुए ज्योति की माँ ने सारी बात ज्योति के बड़े भाई दीपक को बताई तो वो भी सकते में आ गया। क्या आदमी इतना नीचे भी गिर सकता है पैसों की खातिर? अपने बेटे के साथ साथ एक मासूम लड़की की जिंदगी भी नर्क में झोंक दी कमीनों ने। अब तो वो चाहेंगे भी तो मैं बहन को कुएं में नहीं धकेलूंगा। रुपए तो उन्हें हर हाल में लौटाने होंगे। बेटा, जोश से नहीं होश से काम लो। ज्योति की माँ ने कहा, होश से ही तो काम कर रहा हूँ माँ, नहीं तो ऐसे पाखंडियों के खिलाफ मैं पुलिस में रिपोर्ट कर देता, पर जानता हूँ पुलिस कचहरी के चक्करों से हमारी ही बदनामी होगी। दीपक ने कहा था, ज्योति तू दुखी मत हो, ये तो अच्छा हुआ सब कुछ पता चल गया। अगर कहीं दबाव में शादी हो जाती और तुझे तकलीफ झेलने पर मजबूर होना पड़ता तब क्या होता? जहाँ विधि ने लिखा होगा वहाँ विवाह हो जाएगा। माँ समझाने लगी तो ज्योति चुपचाप उठकर भीतर चली गई थी। कुछ दिन बीते। एक दिन पता चला दीपक के बार बार कहने पर भी अखिलेश के पिता ने रुपए वापस नहीं किए थे। दीपक बेहद खिन्न था और अचानक वो आघातदायी हृदय विदारक घटना घट गई। मानसिक परेशानियों का भीषण दबाव सहन कर सकने में असमर्थ ज्योति ने आत्महत्या कर ली। पूरी रात मैं सो नहीं पाई। आंगन में पड़ी ज्योति का मृत शरीर बार बार आंखों में कौंधता रहा। मैं अपने ही आंसुओं के सैलाब में डूबती चली गई। इस घटना के तीसरे ही दिन डाक से एक पत्र मिला। पत्र मेरे नाम था। लिखावट देखकर मैं चौंक पड़ी। ये तो ज्योति की लिखावट है। जल्दी से पत्र खोलकर पढ़ने लगी। जैसे जैसे एक एक शब्द पढ़ती गई पूरा शरीर पसीने से भीगता चला गया। आंखों के सिवा पूरा शरीर जैसे जड़ हो गया था। उसने लिखा था, मेरी प्यारी सखी, मेरी वेदना और पल पल रिश्ते घावों की पीड़ा से तुम अनजान नहीं हो। सारा दुख दर्द सदा तुम्हारे साथ बांटती आई हूँ। अंतिम पीड़ा भी आज बांट लूँ। तुम्हें जब पत्र मिलेगा मेरा अस्तित्व मिट चुका होगा। बताओ अनामिका, मेरा क्या दोष था?
क्यों मेरी मासूम भावनाओं के साथ खिलवाड़ हुआ। मेरी संवेदनाओं, भावनाओं, सपनों, उमंगों की जघन हत्या करने वाले समाज की मुख्य धारा से जुड़े लोग चैन से जी रहे हैं और मैं जिसके अरमानों का खून हुआ आत्महत्या पर मजबूर हूँ। आखिर क्यों अनामिका? क्या सिर्फ इसलिए कि एक लड़की की भावनाओं की कद्र आज भी किसी को नहीं है? मैं जानती हूँ मेरे जाने के बाद भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरा दर्द केवल मेरे स्वजनों का दर्द मात्र बनकर रह जाएगा। न दहेज प्रथा के खिलाफ आवाज़ उठेगी, न बेटी का दर्द कोई समझेगा। समाज की नज़रों में मैं आज आत्महत्या कर रही हूँ, पर मेरी मौत तो उसी दिन हो गई थी जब मेरे विवाह की चिंता में पापा चल बसे थे। अखिलेश ने कितनी आसानी से रिश्ता तोड़ दिया। भैया रुपया वापस पाने के जुगाड़ में लग गए और माँ ने कह दिया जहाँ लिखा होगा वहाँ विवाह होगा। पर अनामिका सब भूल गए, मैं कोई कठपुतली की गुड़िया नहीं, जीती जागती एक स्त्री हूँ। सगाई के बाद अखिलेश के साथ जो नए बंधन जुड़ा तो मृत्यु पर्यंत कायम रहेगा। स्त्री एक बार ही किसी को अपना हृदय सौंपती है। मैंने भी अखिलेश को पति मानकर सर्वस्व सौंप दिया था, अब कैसे किसी दूसरे के साथ निभा पाती? बोलो। मेरी मौत तो उसी क्षण हो गई थी जब अखिलेश के मन में सगाई के महीनों बाद भी मेरे प्रति कोई स्नेह संवेदना जागृत नहीं हुई थी। ये एक स्त्री का अपमान था, ना अनामिका। मैं आहत हूँ, इस गहरे दंश से उबर नहीं पा रही हूँ। अनकही वेदना का भार असहा हो उठा है, इसलिए कई उम्मीदें साथ लिए जा रही हूँ, पर ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि मैं फिर लड़की के रूप में ही जन्म लूँ जिसमें अपने सारे बिखरे ख्वाब सजा सकूँ। पर तब तक जब समाज से दहेज का कोड़ मिट जाए, विकसिता समाज का ये बदनुमा दाग धुल जाए, फिर कोई लड़की भविष्य के मीठे सपनों का साक्षात्कार करने की तमन्ना लिए मृत्यु के अंधकार की ज्योति न बने। क्या ऐसा स्वर्णिम समय कभी आएगा? अगर हाँ तो मैं भी आऊँगी, और नहीं तो समझना तुम्हारी ज्योति चली गई। बस अब आखिरी विदा। पत्र पढ़कर मैं संज्ञा शून्य सी बैठी रह गई थी। क्या ऐसा समय कभी आएगा? इन शब्दों की गूंज से मेरी आत्मा छटपटाने लगी थी। वर्षों बीत गए और आज भी ये प्रश्न अंतर्मन में गूंज ही रहा है। पाठकों, दहेज समाज के लिए एक कोढ़ है, एक बीमारी है जो समाज से कब खत्म होगा किसी को नहीं पता। आज की कहानी यहीं समाप्त होती है।